welcome Atishi to our Women Want conclave. In fact, Atishi, I would like to tell you this is actually an organic result of a weekly show that we do, We Women Want, where we raise issues that are pertinent to women. We celebrate the winners. We empathize with those who are suffering. We raise issues of domestic abuse, breast cancer. Any and every issue that pertains to women is raised on our show. So I welcome you for this discussion. But today we are celebrating Atishi, not just a woman, because she is the only woman minister in the Aam Aadmi Party government, but also for her achievements, all that she's done and she continues to do, especially for Delhi. But my first question, Atishi, is what took so long for the Aam Aadmi Party to finally appoint, not just a woman, but to finally appoint someone as capable as you in the ministry? If you were to look at women not just in politics, but अगर आप भारत में देश भर में जो महिलाओं से जुड़े इंडिकेटर्स हैं उनको देखिए, चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, आप हेल्थ केयर ले लीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, आप मैल नरिशमेंट जैसी चीज़ ले लीजिए, हर इंडिकेटर पे महिलाएं बहुत पीछे आती हैं. आप सिंपल विमेंस पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स लीजिए, इन इंडिया सिर्फ 20% महिलाएं घर से निकल के काम करती हैं. दुनिया भर के देशों में ये 50% के आसपास है. हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में, जिनको हम आपसे बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनमें भी 35% के आसपास है. आज भारत में जो बच्चे स्कूल से, प्राइमरी स्कूल के बाद ड्रॉप आउट करते हैं, उसमें से 80% लड़कियां होती हैं. आज आप देखिए 20% हमारे देश में महिलाएं मैल नरिश्ड हैं. आज अगर आप एम्प्लॉयमेंट में देखिए तो महिलाएं पुरुषों से बहुत पीछे. हेल्थ केयर में द नंबर ऑफ विमेन हु आर एबल टू एक्सेस हेल्थ केयर, हैव द फाइनेंशियल रिसोर्सेज to get the treatment they need is 40 percentage points below the men in this country. आज जब हमारे देश में महिलाओं के पास पर्याप्त खाने को नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको नौकरियां पाने में भी बहुत पीछे हैं, तो पॉलिटिक्स एज अ करियर चॉइस एंड पॉलिटिक्स में महिलाओं की जो प्रेजेंस और रिप्रेजेंटेशन है, वो भी दैट इज़ ऑल्सो सिमिलरली लोअर. बिकॉज जब एक मेन स्ट्रीम प्रोफेशन में ही इतने चैलेंजेस आते हैं, कुछ मेन स्ट्रीम गोल्स पाने में ही इतने चैलेंजेस आते हैं, पॉलिटिक्स तो अपने प्रकार का ही एक यूनिक चैलेंजिंग प्रोफेशन है. एक प्रोफेशन है जहाँ पे आप 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं. आप कब घर में होंगे, आप कब बाहर होंगे, आपको देश के किस किस हिस्से में जाना होगा, ये भी किसी को पता नहीं होता. सो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन लो है, और उस लो रिप्रेजेंटेशन को आगे हमें बढ़ाना भी है, वो भी ज़रूरी है. पर मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए, या किसी भी मंत्री का, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, उसका मकसद ये होना चाहिए कि हम हर महिला को, हर लड़की को अच्छी शिक्षा दे पाएँ. हम ये इंश्योर कर पाएँ कि हम ऐसी सरकार चलाएँ कि इस देश में महिलाओं में कुपोषण ना हो, कि इस देश की महिलाओं को स्वास्थ्य की सुविधा मिले, इस देश में महिलाओं को, किसी लड़की को ये ना बोला जाए कि तुम्हारा कॉलेज बहुत दूर है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम घर से बैठ के ओपन स्कूलिंग कर लो, तुम्हारे भाई को हम कॉलेज में भेजेंगे. एंड आई थिंक कि दैट रियली, कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, कोई भी पार्टी हो, किसी राज्य की सरकार हो या देश की सरकार हो, दैट रियली हैज़ टू बी द मोटिवेशन ऑफ एनी मिनिस्टर इन एनी गवर्नमेंट. But why is the Aam Aadmi Party so male dominated? I think politics per se is male dominated. आप अगर political representation देखिए, and I think the fate of the women's reservation bill is an indicator of the fact that it is very clear that men don't want women to enter into politics, right? आप जहाँ पे भी महिलाएं आगे बढ़ती हैं, वो पुरुषों से आगे निकल जाती हैं. हर साल जब बोर्ड एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आते हैं, 10वीं के रिज़ल्ट्स आते हैं, 12वीं के रिज़ल्ट्स आते हैं, तो हम हर साल एक हेडलाइन देखते हैं कि लड़कियों के नतीजे लड़कों से बेहतर आए हैं. तो जो एक किसी भी फील्ड में जब कोई भी थोड़ा पिछड़ा हुआ समाज हो, चाहे, एंड इट्स नॉट जस्ट विमेन, आप चाहे महिलाएं देखिए, आप दलित समाज को देखिए, आप आदिवासियों को देखिए, आपको किसी को भी आगे लाने के लिए सपोर्ट तो करना पड़ेगा. एंड दिस इज़ द रीज़न दैट अगर आप पर्सनली मुझसे पूछिएगा तो मुझे लगता है कि अगर हमें ज़्यादा महिलाओं को राजनीति में लाना है, तो जिस तरह से विमेंस रिजर्वेशन पंचायतों में होता है, जिस तरह से महिलाओं के लिए रिजर्वेशन म्यूनिसिपैलिटीज़ में होता है,
ये हमारे स्टेट्स की विधानसभाओं में भी और देश के संसद में भी होना ज़रूरी है। लेकिन आपके बारे में सब जानते हैं, आपने एजुकेशन में बहुत काम किया है। इनफैक्ट जो दिल्ली एजुकेशन मॉडल है उसमें आपका भी बहुत योगदान है एज ए कंसल्टेंट, आप एडवाइज़र भी रही हैं। बट फ्यू पीपल नो यू ऑल्सो, यू नो, आई वॉज वेरी इम्प्रेस। अभी आप PWD मिनिस्टर भी हैं, टूरिज़्म और पावर मिनिस्टर भी हैं। हमने आपके वीडियोज़ देखे हैं जो आप ऑन द स्पॉट इंस्पेक्शन करती हैं, रोड का, स्कूल्स का, ये सीमेंट का भाव कैसा है, कंस्ट्रक्शन ठीक हुई ना हुई, हाउ डू यू नो दैट नॉलेज? आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद दैट। देखिए, हम किसी भी काम को जब एक बारी ग्राउंड पे करने में जाते हैं तो उसकी क्या सच्चाई है वो देखने को ही मिल जाती है। अगर कोई बिल्डिंग 1 साल पुरानी है और उसमें सीमेंट झड़ रहा है तो वो तो कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। वो चाहे मेरे घर में हो, चाहे वो सरकारी दफ्तर में हो, चाहे वो एक स्कूल की बिल्डिंग में हो। एंड एज आई सेड, मुझे ये लगता है कि महिलाएं जिस भी फील्ड में जाती हैं वो पुरुषों से बेहतर ही करती हैं। तो बट अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा मानते हैं। अगर आप पॉलिटिकली भी देखिए, someone was I think sharing with me that in Delhi, apart from the time when Sheila Dikshit as chief minister held the PWD charge for some time, Delhi has never had a woman PWD minister. Because ऐसा माना जाता है कि कुछ चीज़ों को पुरुषों को जिम्मेदारी दी जाती है, ऐसा माना जाता है कि कुछ फील्ड्स में वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। बट आई थिंक महिलाएं जहाँ पे भी जाती हैं आगे बढ़ती हैं और अच्छा परफॉर्म करती हैं। On that note, but actually हमारे शो में भी one theme comes out very clearly that actually people are looking to hire women more also because women are best at multitasking. हम घर भी संभाल सकते हैं, हम ऑफिस भी संभाल सकते हैं, we can go and check out construction sites also. So I think they राय दुरुस्त है। I think आम आदमी पार्टी should have included you earlier. मैं आज आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, वो दोनों लोग जेल से निकल आएंगे बाहर और CBI ED के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। सो आज ये पूरे देश में हो रहा है। देखिए, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, कांग्रेस को भी आप लीजिए और भी पार्टियां हैं, हो सकता है कि हमारे उनसे वैचारिक मतभेद हो, लेकिन लोकतंत्र में तो वैचारिक मतभेद होने भी चाहिए। कि लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में लोग अलग अलग विचार रखते हैं, उस विचार के आधार पे उनको लोग वोट देते हैं। लेकिन जब बाकी पार्टियों को, रूलिंग पार्टी के अलावा बाकी सारी पार्टियों को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा, उस प्रयास का तो विरोध करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल इनके आपके मतभेद वैचारिक इतने नहीं हैं जितने एम्बिशियस हैं, क्योंकि हर आदमी ऑपोजिशन में सोचता है, हर कैंडिडेट कि आई विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए कोई आपका ऑपोजिशन यूनिटी नहीं हो रही। अरविंद केजरीवाल अपने आप को प्रधानमंत्री उम्मीदवार समझते हैं, राहुल गांधी समझते हैं, आपके TRS वाले समझते हैं, ममता बनर्जी। सो देन अगर सब अपने आप को प्रधानमंत्री उम्मीदवार समझते हैं, अब तो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी भी हो गई है, उसके लिए आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट यू। सो देन वेयर विल दिस ऑल कम अक्रॉस? सब इकट्ठे कैसे आएंगे कॉमन प्लेटफॉर्म पे जब एम्बिशंस ही सबकी अलग अलग हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये कोई लोकसभा के चुनाव की, 2024 की प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है। आज जिस प्रकार से अलग अलग पार्टियां साथ आ रही हैं, वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। देखिए, हमने कांग्रेस के खिलाफ कई चुनाव लड़े हैं, हमने कई ऑपोजिशन पार्टियों के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में कई चुनाव लड़े हैं और हम आगे भी लड़ेंगे। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अगर हम उनसे असहमत भी हैं, उनको एक पार्टी के तौर पे बने रहने का अधिकार तो है। हम चाहे उनका विरोध करें, हम चाहे उनके, अगर हमें लगता है उनकी कोई पॉलिसी गलत है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, हम सबसे पहले आके विरोध करेंगे, हम सबसे पहले उसके खिलाफ आके बोलेंगे। बट दे स्टिल हैव अ राइट टू एग्जिस्ट। आज के दिन में केंद्र सरकार सब ऑपोजिशन पार्टियों को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है अपने अलग अलग एजेंसीज को इस्तेमाल करके। हम इसका विरोध करते हैं। बाकी चुनाव पार्टियां पहले भी लड़ती रही हैं, चुनाव पार्टियां बाद में भी लड़ती रहेंगी, कभी एक साथ मिलकर लड़ेंगी, कभी एक दूसरे के विरोध में लड़ेंगी। फिर आपको नहीं लगता कि काफ़ी लोगों ने ये कंपैरिजन किया कि अरविंद केजरीवाल इज़ एक्चुअली अ मोदी 2.0? उन दोनों का स्टाइल ऑफ वर्किंग देखिए, आइडियोलॉजी को छोड़ दीजिए। बोथ ऑफ देम आर सिंगल डोमिनेटेड लीडर्स, सेंट्रल अथॉरिटी ज़्यादा होती है। दे आर बोथ जो उनका मॉडल है सब्सिडीज़ करना, वेलफेयर स्कीम्स, आज मोदी भी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। रिलीजन, अरविंद केजरीवाल भी अब हमको दिखा रहे हैं कि हनुमान चालीसा द ड्रॉप ऑफ अ हैट बोलते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ कंपैरिजन्स इन दोनों की पॉलिटिक्स में। देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर हमें कोई भी इन्फॉर्म्ड कंपैरिजन करना है तो हमें
केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ और दिल्ली सरकार की पॉलिसीज़ को देखना होगा, उनके डेटा पॉइंट्स को देखना होगा। आज आप केंद्र सरकार को देखिए, केंद्र सरकार का 6% बजट भी एजुकेशन को एलोकेट नहीं होता। दिल्ली सरकार का, अरविंद केजरीवाल की सरकार का 25% बजट लगातार 8 साल से एजुकेशन को जाता है, दिल्ली के गरीब लड़के लड़कियों को, आम लड़के लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। आप हेल्थ केयर मॉडल देखने चाहिए, आप इंडिया के अगर हेल्थ केयर स्टैट्स देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 190 देशों में से भारत 150वीं रैंक पर है। आज देश में हेल्थ केयर क्राइसिस में है। लोगों को परिवार के एक सदस्य का इलाज कराने के लिए ज़मीन गिरवी रखने पड़ते हैं, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है। आप दिल्ली में आइए, आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक देखिए, आप दिल्ली के हॉस्पिटल्स देखिए, आप दिल्ली में अगर आपका सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, आप चाहे किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, आपका लाखों का इलाज हो, उसके लिए आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, सारा सरकार, दिल्ली सरकार देगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। तो अगर हमें एक कंपैरिजन करना है अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी में, तो हमें उनकी पॉलिसीज़ में कंपैरिजन करना पड़ेगा कि कौन बच्चों की शिक्षा को प्रायोरिटी देता है, कौन लोगों को, एक आम इंसान को सुविधाएं देने की प्रायोरिटी देता है, कौन लोगों को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने की प्रायोरिटी देता है। स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पे लिमिट करें तो यू विल कंसीड कि थोड़ा है इनमें सिमिलैरिटी। उदाहरण के तौर पे क्या मतलब, क्या आपके हिसाब से, देखिए आप किसी भी लीडर को आप कैसे जज करेंगे? आप एक लीडर को जज करेंगे बाय द वर्क दैट दे डू, राइट? How is it that Arvind Kejriwal was able to transform schools? Because he had an education reformer like Manish Sisodia in his team, whom he let lead from the front. आज आप दुनिया भर में देखिए, देश भर में देखिए, सिर्फ अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं है कि उन्होंने स्कूलों को सुधारा है, पूरी दुनिया मनीष सिसोदिया को जानती है। अगर आप हेल्थ केयर का मॉडल देखिए तो इट इज़ बिकॉज देयर वाज अ रिफॉर्मर लाइक सत्येंद्र जैन इन अरविंद केजरीवाल्स टीम. So it's not just that the world knows that Arvind Kejriwal has transformed the healthcare system. Everybody knows that Satyendra Jain was the brain behind Mohalla clinics. So the difference between a Narendra Modi and an Arvind Kejriwal is that Arvind Kejriwal has a team and a team whom he trusts. Well, we have a trusted member of the team here with us. But last question, before your program there was another discussion where we had invited women who had been honored by the Prime Minister. मन की बात में पद्मा श्री भी मिला था उनको सबको. तो एक सवाल पूछा था एंकर ने कि जब आपको प्रधानमंत्री का फ़ोन आया तो कैसे लगा? I want to ask you, if the Prime Minister आपको अगर फ़ोन करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा आपका? I सस्पेक्ट अगर प्रधानमंत्री जी मुझे फ़ोन करेंगे तो शायद ईडी और सीबीआई के वारंट के साथ फ़ोन करेंगे. ऐसा अभी हमारा रिश्ता है प्रधानमंत्री के साथ और उनकी सरकार के साथ. पर मुझे लगता है कि अच्छी बात है अगर प्रधानमंत्री एक आम महिला को ऑनर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स, आई अप्रिशिएट द फैक्ट दैट ही हैज़ रिकग्नाइज दीज वुमेन लीडर्स, ब्रॉट देम फॉरवर्ड. एंड जो महिलाएं यहाँ पे बैठी थीं जिन्होंने अपने गांव में काम किया, एज अ ट्रेन ड्राइवर काम किया, बैरियर्स को ब्रेक करने का काम किया, दे डेफिनेटली डिजर्व टू बी सेलिब्रेटेड बाय एवरीवन. Thank you. That was a very statesman-like response. Thank you so much, Atishi. A pleasure having you here. And as a Delhi person, I really want to compliment you on the work you've done in school. Thank you so much, Atishi. Welcome Priya Dutt, former MP and of course a very well-known face, both in politics and also for the work she does with the Nargis Dutt Foundation. Priya, thank you so much for joining us today. Thank you so much for having me here, Priya, and really nice to be here amongst all of you. Thank you. In fact, the sign behind you says "Woman with a Plan." Yes. So I'm going to ask you, what is your plan? So I decided one thing in my life, that I will never plan my life. Okay. Because whenever I plan my life, it just doesn't go according to plan. You know, it's happened with me through time, and so I think life throws so many challenges at you, right? You don't know which direction it's going to take you, and you have to be prepared for whatever there is. So I think that's how I live my life, and work through all the twists and the turns, and take it on from there. First about your politics, the political career. The rough and tough of an election. Being a woman, are there any logistical difficulties or any issues that you felt were a hindrance which a man does not face?
You know, very interestingly, I fought my first election when I was pregnant with my son. Really? Yeah. So I was 8 months pregnant. Wow. You know, and I filed my nomination and went straight to the hospital. I had a cesarean, and 5 days later I came back and I had that 15-day window before elections. That was, you know, where we had to really go and campaign. So the doctor told me that you're crazy. You can't do this because you can't stand on a jeep and you can't keep bending and doing that. But I had to do it. And I think that I realized was the most difficult time of my life. And I think there were times I cursed everybody. I cursed my husband. I cursed everybody at home because they were planning my schedule every day. You know, and the plan was such that I had to come back from wherever I am every 2 hours because I was feeding my baby. And it became, when I look back and I feel that I don't know how I did it. I really don't know how I did it. And, but I think, like they say, women suddenly do get that courage when they're put in a situation and they can fight anything. And I think that's what happened. So women go through a lot, you know, in so many ways, emotionally, physically. And when you're in a profession like politics, the woman is thought the last person you can think of, right? I mean, the biggest difficulty was toilets, for God's sakes. Yes. And the first thing I noticed was in Parliament itself, there was a huge toilet block for men, but there was just one toilet for women. Yeah. And that's something which we said, you know, that you have one toilet for a woman with, you know, maybe, and then there are so many toilets for men. So these very little things, which may be little things for everyone else, is a big thing for a woman. That time the speaker was a woman, Meera Kumar. Yes. So we brought it up. I mean, this was the first term, you know, and everything was so new to me. In fact, the show that we do, which is celebrating today, We Women Want. So it's a weekly show where we raise issues of women breaching the glass ceiling. You know, we've raised issues of domestic violence, laws that help women, IVF, reproduction health, everything. And one thing that's really come across is what you said. Women do multitask better, and we've also had men saying they prefer having women colleagues and workers because women don't get frazzled. We know how to multitask and shut shop and go home by 7. We don't want and to switch off. And switch off, and not do this drinking with men and the whole Exactly. avoidance of office. But your elections, for instance, you've had a lot of male colleagues within your party who were a little, what is the right word now? Insecure, to be polite? You know, I didn't blame them, for instance, because I think they felt that why her and not us, because I was so new to politics. I was never groomed for politics. And I very easily got a ticket which people fight for all their life. Correct? And it was something which just fell into my lap, not that I was desperately seeking it. And so I always say, you know, my first election was my father's election. When I won that first election, I really didn't contribute much. It was my father's work, it was my father's everything. So I think that was the angst which was there amongst the people. And so I had to kind of work doubly hard to prove myself. You know, to say that, listen, the next election, if I win, it should be on my terms and my work and my individuality, basically. Yeah, which is it. Actually, that is true. The first is the legacy election, and the second is on your merit. But what next? Because even forget the political this thing. There's also you played a lot of work in the organization. You know, you were a part of the organizational setup in Delhi also. So how did you navigate that in terms of family, kids, Delhi, Bombay? I mean, there were a whole lot of nuances. So I was a weird kind of politician, actually, because not very. Explain that. I was not a very ambitious politician. You hardly come across politicians who are not ambitious about their work, right? So I never took on too much because I knew I had to prioritize.
sometimes it's really tempting that हाँ मैं कर दूँगी, I'll do this also, give me this responsibility, I'll do this also. But then you get completely frazzled in the sense you're not giving time to your home, your kids, your work. You're dividing yourself too thin. And I didn't want to do that. I never wanted to move to Delhi. That was one thing which I didn't want to do. I didn't want to uproot my entire family and say, please now, because of my political career, please come to Delhi with me. I wouldn't do that. And so I knew what my limitations were. And I made it very clear to, my party leaders as well, that these are my limitations. This is how much I can give, and this is how much I can really, do. And they did understand. Yeah. But I want to ask you about the Congress, because we have the image of BJP being a very patriarchal society. Congress, because it has had so many women leaders, and I would even say the women leaders were better than the men. Yes. But so how would that work in terms of being a woman in a Congress versus being a woman in the BJP? I really can't comment because I think BJP and Congress are very different. Of course, leave aside ideology. Right. I think even in their administration, in the way they function internally, and it is quite different. And I have been out of politics for a while, so I haven't really followed too much, except what I read in the papers and stuff like that. But I feel politics, like what Shaina said, is basically more male-oriented, and but we've seen, for me especially in Parliament, I've never felt that feeling of, oh, I'm a woman, that's why I'm not being able to do this, I'm not being able to do this. I've never felt that, right from day one. Yes, I had, people I had to kind of struggle with in my constituency and in my thing, but I had to stand up for myself, and I couldn't play that woman card there because if I would have, I think it would just go against me, so I had to stand up for myself there. There are also some advantages of being a woman, because then you have access to the kitchen, to the housewife, and I think in most houses it is the housewife who does play a very silent, decisive role. So there are advantages also of being a woman politician. No. Of course there are. I think, this whole thing about women, being a woman, have I felt that, I haven't got enough or... For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.